गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th बायोलॉजी में कोशिका एवं उससे संबंधित कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल के बारे में अध्ययन कर लिया था। सेल वॉल की संरचना देख ली थी हमने, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था और साथ ही साथ उसके फंक्शन कि आपकी कोशिका भित्ति क्या क्या काम करती है, ये हम सेल वॉल में देख चुके थे। अब देखिए, हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की संरचना में हमने कहा था कि जो सर्वाधिक मान्य मॉडल है वह है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, इसे तरल किरमिर मॉडल भी कहते हैं। तरल किरमिर मॉडल, यह मॉडल सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है आपकी कोशिका झिल्ली में, और यह मॉडल दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसने दिया इसे? सिंगर एवं निकोलसन ने। देखिए क्या किया सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने कहा कि जो आपकी कोशिका झिल्ली है वो लिपोप्रोटीन की बनी संरचना है। लिपोप्रोटीन से निर्मित संरचना है, यानी कि इसमें लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा, एवं प्रोटीन, इसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित है? लिपिड एवं प्रोटीन उपस्थित है। यद्यपि अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें उपस्थित होते हैं। पॉइंट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज है, अनुपात, वो भी अलग अलग होता है। कुछ में लिपिड ज़्यादा होती है, कुछ में प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो जो हमारी प्रोटीन कोशिका झिल्ली है वह लिपिड एवं प्रोटीन से निर्मित लिपिड और प्रोटीन की क्या होती है? द्विपरतीय संरचना होती है। क्या होती है? इसमें द्विपरतीय संरचना होती है। यदि हम यहाँ पे वसा की बात करें तो वसा के पास जल स्नेही और जल विरागी दो भाग होते हैं। जब हम वसा की बात करते हैं तो वसा का एक भाग ऐसा होता है जो जल से स्नेही करता है, यानी कि जल की तरफ उपस्थित होता है, जबकि इसी वसा के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होता है, यानी कि जल से क्या होता है? वो दूर रहता है, जल के संपर्क में नहीं आता। जो जल स्नेही वाला भाग है वो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, यानी कि शीर्ष वाला भाग, ठीक है। और जो जल विरागी भाग होता है वो क्या होती है? इसकी पूंछ या टेल इसकी क्या होती है? जल विरागी होती है। देखिए, जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे समान समान को घोलता है और समान समान को आकर्षित करता है। जो हेड वाला भाग है वो कैसा होता है? इसका ध्रुवीय भाग होता है। कैसा भाग होता है? ध्रुवीय भाग, यानी कि पोलर एंड होता है। जबकि जो आपका पूंछ वाला भाग है वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? हाइड्रोकार्बन का, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन ये आपके दो अणु होते हैं, और ये कैसा संरचना होती है? आपकी अध्रुवीय संरचना होती है। तो ये हमने बात की एक लिपिड के अणु की, कि लिपिड के अणु के पास एक तो हेड वाला पोर्शन हो गया, और क्या हो गया? इसके पास टेल वाली संरचना इसके पास हो गई, ठीक है। हेड ध्रुवीय होता है, जबकि टेल कैसी होती है? इसकी अध्रुवीय संरचना होती है। अब जब हम इसमें प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी इसमें दो प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी। एक तो आंतरिक प्रोटीन थी और एक कैसी प्रोटीन थी? बाह्य प्रोटीन। जो आंतरिक प्रोटीन है इसे हम समाकल प्रोटीन बोल देते हैं, और जो बाह्य प्रोटीन है इसे हम परिधीय प्रोटीन बोल देते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तरल मोज़ेक मॉडल कहता है कि हमारी जो प्रोटीन के अणु हैं कोशिका झिल्ली में, जो प्रोटीन के अणु हैं, ये प्रोटीन के अणु वसीय माध्यम में या वसीय तरल माध्यम में गति करते रहते हैं। गति करते रहते हैं। इसको साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से बोला था, प्रोटीन्स आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड।
किसने क्या कहा, एक समुद्र है, किसका समुद्र है, लिपिड का, वसा का। उसमें प्रोटीन कैसे, जैसे ग्लेशियर होती है कि चट्टानें होती है, ऐसे उसमें प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं और वो आसानी से तैर सकते हैं। इसके अनुसार 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है क्या, आपकी लिपिड की परत, सॉरी जो आपकी कोशिका झिल्ली की मोटाई है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रम इसमें होती है। तो देखिए ये हमने कोशिका झिल्ली के तरल मोजक मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से तरल मोजक मॉडल को बताया गया है। तो देखते हैं इसकी संरचना। देखिए तरल मोजक मॉडल में हमने कहा था बाहर की तरफ तो क्या थे इसके पास, वसा के अणु, वसा के अणु द्विपरत में, दो परतों में क्या होता है यहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच बीच में प्रोटीन के अणु भी उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इनके बीच बीच में आपके प्रोटीन के अणु भी उपस्थित हो सकते हैं और इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू कोशिका झिल्ली की संरचना पाई जाती है। कुछ प्रोटीन के अणु बाहर की तरफ उपस्थित हो सकते हैं तो कुछ प्रोटीन के अणु अंदर की तरफ भी उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए ये आपकी वसा की पहली परत, यह है आपकी वसा की दूसरी परत। तो इस तरीके से वसा यानी कि लिपिड आपकी द्विपरतीय संरचना हो जाती है। इसमें भी ये जो गोल दिखा रहे हैं हम, ये कौन सा वाला भाग है, शीर्ष वाला भाग, और ये क्या है आपके टेल यानी कि पुच्छ वाला भाग। तो ये बीच वाला भाग जो कैसा है, इनका जल विरागी भाग है जहाँ पे इनके टेल अर्थात पुच्छ उपस्थित होती है। इसे बोलेंगे हम परिधीय प्रोटीन, परिधीय या बाह्य प्रोटीन, क्योंकि जो झिल्ली है आपकी उसके कहाँ पाई जा रही है, बाहर की तरफ। देखिए झिल्ली है आपकी, इस झिल्ली के बाहर पाई जा रही है, ये भी कैसे हो गई आपकी परिधीय या बाह्य प्रोटीन। जबकि ये कैसी प्रोटीन है, इसमें अंदर की तरफ पाई जा रही है, इसलिए क्या बोल देंगे इसे, आंतरिक या समाकल प्रोटीन। तो ये है, इनमें कहीं कहीं पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट की जो श्रृंखलाएं हैं ये उपस्थित हो सकती है, जो कि आपके डायग्राम को या आपके जो शर्करा है ये आपकी कोशिका झिल्ली को विशेष लक्षण प्रदान करने का काम करती है। आंतरिक या समाकल प्रोटीन को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कह देते हैं। क्लियर हुआ? तो यह था आपका तरल मोजैक मॉडल का कोशिका झिल्ली की संरचना। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या काम करती है। अब देखिए हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य कि कोशिका झिल्ली क्या क्या कार्य संपन्न कराती है। तो पहली बात तो यह कोशिका जो झिल्ली है कोशिका को निश्चित आकृति एवं निश्चित आकार प्रदान करती है। निश्चित आकृति एवं निश्चित आकार प्रदान करती है। क्लियर हुआ? यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो देखिए इसमें दो कोशिकाएं परस्पर संपर्क में पाई जा रही है और ये कोशिका इसी तरीके से संपर्क में पाई जाती है। तो देखिए दो कोशिकाओं को परस्पर संपर्क में बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली। तो दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क स्थापित करती है। तो दो कोशिकाओं के मध्य क्या करेगी, संपर्क स्थापित करेगी। इसी तरीके से कोशिका को चिपका कर रखने में सहायता करती है, अर्थात आसंजन का भी यह कार्य करती है। क्लियर हुआ? तो दो कोशिकाओं को चिपका कर रखना, आसंजन रखना, या हम कह सकते हैं कोशिकीय संयोजन में भी क्या करती है, ये सहायता करती है। कोशिकाओं को आपस में बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करती है। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, हमने बात की थी कि इस कोशिका झिल्ली को हम खाच विधि के द्वारा दो भागों में बांट देते हैं जीव द्रव्य की सहायता से। तो कोशिका विभाजन में भी क्या करती है, ये आपकी सहायता करती है। इसी के साथ साथ देखिए ये विभिन्न पाचक रसों का भी स्त्रवण करती है। जब आप सूक्ष्म जंतुओं की बात करते हैं, जैसे जीवाणु की बात करते हैं, तो इनमें ये
पाचक एंजाइम भी स्रावित करती है। इसके अतिरिक्त देखिए क्या क्या काम करती है। ये जो कोशिका झिल्ली है अन्य कोशिकांगों को सुरक्षा देगी। जितने भी कोशिकांग है अन्य कोशिकांग वो इसी कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होंगे। तो अन्य कोशिकांगों को क्या करती है, ये सुरक्षा देने का काम करती है। यह पदार्थों के आवागमन में भी सहायक है। पदार्थों के आवागमन में सहायक है। साथ ही साथ ये जो झिल्ली है यह आपकी चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पदार्थों को चुनकर चयन करके फिर कोशिका के आर पार जाने देती है। तो कोशिका के पदार्थों को आवागमन यानी कि परिवहन। अब कोशिका की झिल्ली की सहायता से पदार्थों का जो परिवहन है, तो कोशिका झिल्ली की सहायता से पदार्थों का परिवहन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है निष्क्रिय परिवहन, और इसी में ही दूसरा परिवहन होता है सक्रिय परिवहन। देखिए निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, गैस, अणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, निष्क्रिय परिवहन। क्योंकि इस गति में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोशिका को किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना किसी ऊर्जा के पदार्थ झिल्ली में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, विसरण। क्या बोल देते हैं इसे हम, विसरण। लेकिन यदि हम जल की बात कर रहे हैं तो जल के लिए क्या आ जाता है, वर्ड काम में परासरण। ठीक है, तो विसरण और परासरण किसके एग्जाम्पल है, आपके निष्क्रिय परिवहन के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। अब देखिए हमने कहा कि जो वसा है, ये वसा कैसी है आपकी, अध्रुवीय अणु होते हैं। तो आपकी कोशिका झिल्ली से ध्रुवीय अणु गति नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, प्लस या माइनस का जो चार्ज होता है वो आसानी से गति नहीं कर सकते। उनके लिए क्या चाहिए होगा, इन्हें वाहक के अणु की आवश्यकता होती है। जबकि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की बात करें तो जो ऊर्जा है वो किसके रूप में मिलेगी, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा काम में ली जाती है, जो कि कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए यहाँ पे अणु कहाँ जाएंगे, अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका सक्रिय परिवहन एवं निष्क्रिय परिवहन में भी आपकी कोशिका झिल्ली सहायता करती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली एक काम और करती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। किसी पदार्थ को, एंडो का मतलब क्या है, अंदर, किसी पदार्थ को अंदर ग्रहण करना, कोशिका झिल्ली के अंदर लेना से क्या बोल देंगे, एंडोसाइटोसिस। और कोशिका झिल्ली के बाहर भेजना क्या बोल देता है, एक्जिट यानी कि बाहर की तरफ भेज देना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो आज हमने कोशिका झिल्ली और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।